हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू एनडी कॉमर्स क्लासेस। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज हम जो टॉपिक करने वाले हैं वो है पोर्टफोलियो मैनेजमेंट की यूनिट 4। ओके, तो जैसा कि आपको दिख गया होगा कि यूनिट 4 में जो हमने मेन टॉपिक करने हैं, मतलब जो कि कई बार आए हुए हैं, कई बार पूछे गए पेपर में, तो वही मेन टॉपिक हम करेंगे। ओके, तो फर्स्ट वन इज़ इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी ऑफ बेंजामिन ग्राहम। ये जो है सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और हर बार पूछा जाता है। एक दो बार ऐसा हुआ है जो नहीं पूछा गया, अदरवाइज हर बार पूछा जाता है ये क्वेश्चन। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। बेंजामिन ग्राहम ने जो इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी दी है उसके बारे में हमें बताना है। सो बेंजामिन ग्राहम कौन था? बेंजामिन ग्राहम यानी बीजी वॉज अ वैल्यू इन्वेस्टर, एक वैल्यू इन्वेस्टर थे और उन्होंने वैल्यू इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी डेवलप करी थी 1920 में। इसी के अलावा उनको फादर ऑफ सिक्योरिटी एनालिसिस एंड वैल्यू इन्वेस्टिंग के नाम से भी जाना जाता है, यानी वो फादर थे सिक्योरिटी एनालिसिस और वैल्यू इन्वेस्टिंग के। उन्होंने 2 बुक भी लिखी और उन बुक का नाम था सिक्योरिटी एनालिसिस जो कि 1934 में लिखी थी और इंटेलिजेंट इन्वेंशन जो कि 1949 में लिखी थी। उसके बाद उनका मानना था कि बोथ प्रोफेशनल एंड रिटेल इन्वेस्टर्स आर द बिगेस्ट एनिमीज ऑफ ओन इन रिलेशन टू इन्वेस्टमेंट डिसीजन। कि भाई जो प्रोफेशनल और रिटेल इन्वेस्टर्स होते हैं ना, वो खुद इन्वेस्टमेंट डिसीजन के लिए जब भी वो इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेते हैं तो वो खुद के सबसे बिगेस्ट एनिमी होते हैं, सबसे बिगेस्ट दुश्मन होते हैं खुद के। क्यों? बिकॉज दे टेक देयर इन्वेस्टमेंट डिसीजन ऑन द बेसिस ऑफ देयर थॉट्स एंड इमेजिनेशन। क्योंकि वो जो ये डिसीजन लेते हैं ना, वो अपने थॉट्स, अपनी इमेजिनेशन के बेस पे लेते हैं और इस वजह से कई बार वो गड़बड़ कर देते हैं। जैसे कि वो हाई रेट्स पे सिक्योरिटी को बाय कर लेंगे और लो रेट्स पे सिक्योरिटी को सेल आउट कर देंगे। सो दैट्स वाई रिटेल इन्वेस्टर्स और जो प्रोफेशनल होते हैं वो एक दूसरे के सबसे बड़े एनिमी होते हैं, मतलब खुद के सबसे बड़े एनिमी होते हैं। ठीक है, अब हम इसके ऑब्जेक्टिव्स और हमारे जो बेंजामिन ग्राहम थे उन्होंने क्या क्या क्राइटेरिया दिया था वो देख लेते हैं। सो ऑब्जेक्टिव क्या है बेंजामिन ग्राहम की इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी का? उनके अकॉर्डिंग जो हमारी सिक्योरिटी है ना, वो एक तो क्या होनी चाहिए, हमने उन सिक्योरिटीज़ को खोजना है, उनको सर्च करना है जिनका एक तो अनअप्रिशिएटेड स्टॉक हो और अंडर वैल्यूड स्टॉक हो, मतलब जो बिना बिकी और जिनकी वैल्यू भी कम हो, तो उन सिक्योरिटी को हमें खोजना है। तो ये उनका मेन ऑब्जेक्टिव था उनकी स्ट्रेटजी का। इसके अलावा उन्होंने जो क्राइटेरिया दिया है वो क्राइटेरिया 7 पार्ट्स में डिवाइडेड है। तो देख लेते हैं क्या कुछ है। सो फर्स्ट उन्होंने बोला कि जो हमारे इन्वेस्टर है ना, उनको कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए? बेस्ट क्वालिटी का सिक्योरिटी में नहीं, बल्कि एवरेज और बेटर क्वालिटी सिक्योरिटी। जैसा कि आपने इंग्लिश में पढ़ा होगा कभी कि भाई डिग्रीज होती है ना, सुपरलेटिव और ऐसे कुछ, तो उसमें गुड, बेटर, बेस्ट होता है। तो गुड थोड़ा कम होता है, फिर बेटर उससे बढ़िया और बेस्ट तो उससे भी बढ़िया। तो इन्होंने बोला कि हमें बेस्ट नहीं बल्कि बेटर या फिर एवरेज क्वालिटी सिक्योरिटी में इन्वेस्ट करना चाहिए। और इसके लिए S&P रेटिंग यानी स्टैंडर्ड एंड पुअर रेटिंग एक रेटिंग होती है जो कि जो ये हमारी सिक्योरिटीज़ है ना, इनको रेटिंग देने के लिए बनाई जाती है। तो ये D से और A+ तक होती है। तो A+ वाली सबसे बेस्ट होती है, लेकिन इन्होंने तो बोला था ना कि एवरेज और बेटर क्वालिटी सिक्योरिटी में इन्वेस्ट करेंगे, तो इसीलिए B+ वाली जो रेटिंग है उसी में हमने इन्वेस्ट करना चाहिए। अच्छा, फिर आगे क्या बोला कि इनकी जो सेकंड क्राइटेरिया इनके अकॉर्डिंग वो ये है कि एक इन्वेस्टर को ऐसी कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए जिसकी टोटल डेट टू टोटल करंट एसेट रेशियो कितना हो, 1.0 से कम हो। कौन सी कंपनी में? जिसका टोटल डेट टू टोटल करंट एसेट रेशियो लेस देन 1.0 से कम हो। इसके अलावा उनका तीसरा क्राइटेरिया बोलता है कि इन्वेस्टर को ऐसी कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए जिसका करंट एसेट रेशियो कितना हो, 1.50 हो या तो, या फिर ग्रेटर देन 1.50, या तो इक्वल 1.50 के या फिर 1.50 से ज़्यादा हो। फोर्थ क्राइटेरिया उनका था, ओके, तो फोर्थ क्राइटेरिया ये बोलता है कि लास्ट जो प्रीवियस के हमारे जो 5 ईयर्स होते हैं ना, गत 5 वर्ष जिन्हें हम बोलते हैं, सो उनकी ग्रोथ रेट हमें चेक करनी है। तो वो जो कंपनी है उसकी प्रीवियस 5 ईयर्स की ग्रोथ रेट चेक करेंगे। सो उसे इन 5 ईयर्स में कभी भी लॉस नहीं होना चाहिए, बिकॉज लॉस होगा तो हम वहाँ इन्वेस्ट नहीं करेंगे। इन 5 ईयर्स में उनकी ग्रोथ रेट सही होनी चाहिए, तभी हम वहाँ इन्वेस्ट करेंगे। इसके अलावा एक इन्वेस्टर को ऐसी सिक्योरिटी में इन्वेस्ट करना चाहिए जिसका प्राइस अर्निंग रेशियो 9.0 और लेस देन 9.0, या तो 9.0 होना चाहिए या फिर 9.0 से कम होना चाहिए। अब यहाँ पे प्राइस अर्निंग रेशियो बोला है, तो अर्निंग का मतलब यहाँ पे है अर्निंग पर शेयर, मतलब एक शेयर की अर्निंग, जो एक शेयर पे हमें जो अर्निंग मिलेगी वो कितनी होगी।
ठीक है। उसके बाद है प्राइस बुक वैल्यू रेशो। सो 6 क्राइटेरिया बोलता है कि एक इन्वेस्टर को वही इन्वेस्ट करना चाहिए जहाँ पे प्राइस बुक वैल्यू रेशो जो है वो लेस देन 1.20 हो। और ये कैसे निकलेगा प्राइस बुक वैल्यू रेशो? करंट प्राइस ऑफ सिक्योरिटी रेशो टू बुक वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी, मतलब दोनों की करंट प्राइस कितनी है और बुक वैल्यू कितनी है, दोनों का रेशो निकालेंगे तो उससे निकलेगा हमारा ये वाला जो प्राइस बुक वैल्यू रेशो है, तो जो कि 1.20 से कम होना चाहिए। करंटली पेइंग डिविडेंड रेगुलरली, और हमें ऐसी कंपनी में ही इन्वेस्ट करना चाहिए जो कि करंटली यानी इन प्रेजेंट जो है वो डेइंग डिविडेंड जो है वो रेगुलरली पे कर रही हो। उसके बाद नेक्स्ट स्ट्रेटेजी हमारी वॉरेन बफेट की है, ये भी इम्पॉर्टेंट है। इसमें इन्होंने क्या बोला है कि जो ये वॉरेन बफेट थे ना, इन्होंने अपनी इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी बेंजामिन ग्राहम के सुपरविजन के अकॉर्डिंग करी है, मतलब बेंजामिन ग्राहम के शिष्य लगा लो, ऐसा कुछ थे ये, और इन्होंने इसके सुपरविजन में ये स्ट्रेटजी बनाई। तो वॉरेन बफेट अपना जो भी स्ट्रेटजी है उसका फुल क्रेडिट बेंजामिन ग्राहम को दे देते हैं। और वॉरेन बफेट क्या बोलते हैं कि हमें इन्वेस्ट लो वैल्यूड सिक्योरिटी में करनी चाहिए, और जब तक वो जो सिक्योरिटी है उसकी वैल्यू इंक्रीज होकर रियल वैल्यू तक ना पहुंच जाए तब तक हमें उसमें अपनी जो इन्वेस्टमेंट है वो कंटिन्यू रखनी चाहिए। ठीक है, तो लो वैल्यूड सिक्योरिटी में करेंगे और जब तक उसकी वैल्यू रियल वैल्यू तक नहीं पहुंच जाएगी तब तक हम उसमें कंटिन्यू रखेंगे। इसके अलावा इन्होंने भी वॉरेन बफेट ने भी कुछ दिए हैं सुझाव, तो वो क्या कुछ है तो चलिए देख लेते हैं। When you buy a stock, hold it for a long period of time। जब आप एक स्टॉक खरीदते हो ना तो उसको एक लंबे टाइम तक रखो, जैसा कि मैंने बोला था कि सिक्योरिटी जब आप खरीद रहे हो तो लो वैल्यूड खरीदो और जब तक उसकी वैल्यू रियल वैल्यू तक ना पहुंच जाए तब तक रखना है। बिल्कुल ऐसे ही बोला है कि कोई भी स्टॉक या सिक्योरिटी खरीदो तो उसको लंबे टाइम तक अपने पास रखो। इन्वेस्ट ओनली इन दो सिक्योरिटीज एंड कंपनीज अबाउट विच यू नो। जिन कंपनी या सिक्योरिटी के बारे में आप जानते हो ना उन्हीं में इन्वेस्ट करो। अदरवाइज मान लो किसी ऐसी सिक्योरिटी या कंपनी में इन्वेस्ट कर दिया जिसके बारे में आप जानते ही नहीं, तो फिर हो सकता है कि उससे रिलेटेड आपको कुछ भी कैलकुलेशन या कुछ भी करना है ट्रांजैक्शन, तो उसमें आपको दिक्कत आ जाए। ओनली दोज हुम यू नो एंड हुम यू कंसिडर ट्रस्टवर्दी, यानी कि आपको उन्हीं को अटेंशन देनी है जिनको आप ट्रस्टवर्दी मानते हो, विश्वास पात्र है जो आपके, और जिनको आप जानते हो उन्हीं की बातें आपको माननी है और किसी की बातें आपको नहीं माननी है। डू नॉट कंप्राइज ऑन कमर्शियल क्वालिटी, और आप जो भी चीज़ कुछ भी कर रहे हो तो मतलब क्वालिटी के साथ कोई भी वो नहीं होना चाहिए, किसी भी तरह का कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये बोला है। एक्सेसिव डाइवर्सिफिकेशन इन इन्वेस्टमेंट कैन बी रिस्की। डाइवर्सिफिकेशन ज़रूरी है कि भाई एक सिक्योरिटी से लॉस हो रहा है, दूसरी सिक्योरिटी से प्रॉफिट हो रहा है, तीसरी से भी प्रॉफिट, तो अलग अलग सिक्योरिटी में इन्वेस्ट करना। डाइवर्सिफिकेशन ज़रूरी तो है, लेकिन एक्सेसिव डाइवर्सिफिकेशन मतलब हद से ज़्यादा डाइवर्सिफिकेशन रिस्की हो सकता है, ऐसा वॉरेन बफेट का मानना है। यूज़ ओनली दैट मच इन्फॉर्मेशन विच इज़ नेसेसरी, वही इन्फॉर्मेशन यूज़ करना है जो कि नेसेसरी है, अननेसेसरी को यूज़ हम नहीं करेंगे। एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन प्राइस एंड वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी, जो सिक्योरिटी है उसकी वैल्यू और उसके प्राइस के बीच का डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। द बेस्ट चेंजेस कैन ऑफन बी अनप्लीजेंट, और हमें वही बात है, इन्होंने भी यही बोला है कि बेटर जो चीज़ है उसको चुनना चाहिए, बेस्ट को नहीं। बिकॉज कभी कभी ऐसा होता है कि बेस्ट चेंजेस जो है वो अनप्लीजेंट हो सकते हैं, मतलब अनहैप्पी, हमारे लिए अच्छे नहीं हो सकते, कहने का मतलब यही है। इन्वेस्टमेंट प्रोसेस इज़ नॉट अ रॉकेट साइंस, रॉकेट साइंस नहीं है इन्वेस्टमेंट प्रोसेस, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि बहुत आसान है ना तो बहुत आसान है और ना ही बहुत मुश्किल, तो यानी अब वही बात है कि मीडियम हो गया ये। द एम्प्लॉयर शुड कीप इन माइंड द मार्जिन ऑफ सेफ्टी, एम्प्लॉयर को मार्जिन ऑफ सेफ्टी को भी अपने दिमाग में ध्यान में रखना चाहिए। द इन्वेस्टर शुड टेक एडवांटेज ऑफ कम्पिटिटिव मार्केट, और इन्वेस्टर को कम्पिटिटिव मार्केट का एडवांटेज भी लेना चाहिए। तो अभी हमारी 4th यूनिट कंप्लीट नहीं हुई है, बल्कि 4th यूनिट का ये एक ही पार्ट है। इसके अलावा इसका सेकेंड पार्ट जो है वो है आपका की बिहेवियरल फाइलेंस, और उसके कुछ एक टाइप्स हैं। तो मैंने नोट्स तो बना रखे हैं, बट क्योंकि वीडियो ज़्यादा बड़ी हो जाएगी तो हम कल पढ़ते हैं ये, ठीक है। तो ओके, अगर किसी को वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल को जिसने अब तक सब्सक्राइब नहीं करा है वो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, क्योंकि अभी आपके और भी सब्जेक्ट रहते हैं उनकी वीडियो आने वाली है, जैसे कि कोस्ट अकाउंटिंग है एक आपका, एडवांस अकाउंटिंग है ना, और कॉर्पोरेट टैक्स है। तो और वीडियो को शेयर भी कीजिए, और थैंक यू वेरी मच। और हाँ, ये जो आज पढ़ा है ना इसकी PDF
कल जो वीडियो बनाएंगे उसमें डाल देंगे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच अगेन।